नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज जो हम चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं वो राकेश झुनझुनवाला जी का है। यहाँ पे मैंने भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था इनके चार्ट पर और देखा कि क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे, क्या-क्या डेट्स अवेलेबल था, तो उसके बेसिस पे मैंने खुद अपना रिसर्च किया। पर टाइम रेक्टिफिकेशन वाला जो प्रोसेस था वो भी मैंने किया और उसके बाद जो मुझे लगा कि जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो इनके लिए बन रहा है वो है कन्या लगन वाला। तो कन्या लगन क्यों है, कन्या लगन का कारण क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, इसके पहले क्या था कि अगर आप नेट पे सर्च करोगे कि राकेश झुनझुनवाला की कौन सी कुंडली है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। कहीं पे कुंभ लगन है, कहीं पे धनु लगन है, कहीं पे कुछ और है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न ऐड करता है। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना इन सबको एक कलेक्टिवली एक बार रिसर्च करके देखा जाए और देखा जाए कि क्या कौन-सा सही आता है। तो मैंने इनके लाइफ से कुछ डेटा पॉइंट्स थे वो निकाले। वो निकालने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इन डेटा पॉइंट्स को सबसे पहले हम लोग स्टडी करें और उसके बाद फिर जा कर के हम लोग देखते हैं कि हाँ, कौन-सा सही बैठता है। तो कौन से डेटा पॉइंट्स थे जो मैंने सबसे पहले निकाला, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये विकिपीडिया पेज है और यहाँ पे अगर आप देखें, तो विकिपीडिया पेज पे यहाँ पे लिखा है कि इनकी जो शादी हुई थी दैट हैपेंड इन 22nd ऑफ फरवरी 1987। ठीक है? तो ये एक डेटा पॉइंट मुझे मिला कि इनका जो टाइमिंग ऑफ मैरिज था वो ये था। दैट्स गुड। और इसके बाद एक और चीज़ हम लोग देखें तो इन्होंने जो अपना सीए था वो कब कंप्लीट किया था। तो सीए का अगर इनका कंप्लीशन डेट अगर आप देखें तो वो आ रहा था इनका 1985 का। तो 1985 का यहाँ पे ये सीए वाला मेंशन नहीं है, बट जब मैंने देखा तो यहाँ पे इनका 1985 का मुझे दिखा कि इस टाइम इन्होंने सीए कंप्लीट किया था। तो ये 2 डेटा पॉइंट्स मुझे मिले थे जिसके बेसिस पे मुझे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने का मौका मिला था और साइड बाय साइड इसको यूज़ करते हुए इसके साथ-साथ एक तो ये कि एक मैसिव धन योग तो आपके कुंडली में होना चाहिए था। तो मैं अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर किसी की शादी होने वाली है और शादी के लिए सबसे अच्छी जो दशा है वो कौन-सी होगी? तो आप कमेंट कीजिए और इसके बेसिस पे मैं बताऊँगा कि क्यों मैंने ये वाला जो कुंडली थी, ये वाली कुंडली थी, इसको सेलेक्ट किया था। ठीक है? तो यहाँ पे जब बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ दिखता है। क्या दिखता है? वो आप लोगों के साथ बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इनको 83 के अराउंड यहाँ से बुध की दशा शुरू हो गई थी। 83 से लेकर के स्टार्टिंग ऑफ 86। यहाँ पे जाकर के ऐसा कुछ एज़ सच कोई मेजर यहाँ पे कोई अचीवमेंट वैसा कुछ था नहीं। यहाँ 85 में जाकर के इन्होंने अपना सीए कंप्लीट किया था। 86 में जाकर के इनका जो फर्स्ट एक मेजर प्रॉफिट होता है टाटा टी वाला वो हुआ था और इसके बाद 87 में जाकर के फ़रवरी में जाकर के इनकी शादी हुई थी, जो कि मैंने आपको विकिपीडिया पेज पे दिखाया था। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में ये सारा सब कुछ मैच कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि बुध जो प्लैनेट होता है वो अकाउंट्स के लिए, कंसल्टिंग के लिए, बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और कोइंसिडेंटली इसी टाइम इन्होंने अपना सीए कंप्लीट किया। केतु एक ऐसा फेज़ होता है जो कि आपके लाइफ में एक मेजर ब्रेक देता है, एक मेजर टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में रहता है, जिसके बाद आपकी लाइफ का जो पूरा ट्रैक है वो चेंज हो जाता है। तो इसी केतु के फेज़ के अराउंड इन्होंने अपने पिताजी को कहा था कि ये फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में आना चाहते हैं। जिसके पहले तो इनके पिताजी ने इनको मना किया, फिर उनको बोला कि नहीं, तुम जो चाहते हो वो पूरा करो। तो वो एक टर्निंग पॉइंट है इनके लाइफ का और उसके बाद जैसे ही ये वीनस इनका शुरू होता है, जो कि पहला इनको अचीवमेंट मिला इनको केतु वाली दशा में, जो कि एक पहला एक मल्टीबैगर स्टॉक उस वक़्त जो था टाटा टी का, तो वो पहले एक मेजर प्रॉफिट बन के आया। उसके बाद 87 में जाकर के इनकी शादी हो जाती है। तो अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखें और विमसोत्रीय दशा के हिसाब से देखें तो ये सारे जो इवेंट्स हैं वो एक तरह से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो एक तो ये कि एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आपके लाइफ में होना केतु की दशा में, उसके बाद कि वीनस आना, वीनस में आपकी शादी हो जाती है। और जनवरी में इनको वीनस लगा और उसके ठीक बाद आप समझ लीजिए कि फरवरी में इनकी शादी हो गई। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के हिसाब से तो फिर मुझे ये बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट लगा और इनका जो टाइम ऑफ बर्थ मेरे हिसाब से जो बना वो 12 बज के 1 मिनट का था, अगर प्लेस हैदराबाद लेते हैं। तो ये तो हुआ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के हिसाब से कि क्यों मुझे लगा कि ये सही है। अब आते हैं इनके बर्थ चार्ट एनालिसिस पे।
तो बर चार्ट एनालिसिस पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसा कमाना, इन्वेस्टिंग आपका जो होता है वो 12th हाउस होता है। तो आपने जो काम किया, काम करके जो आपने कमाया, कमा करके फिर आपने इन्वेस्ट किया, तो वो एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट से अगर पैसा कमाना तो मतलब कि आपका जो एकादश का स्वामी है, एकादश या जो धन भाव का स्वामी है, उसका किसी ना किसी तरह से आपका 12th हाउस से एक रिलेशन होना ही चाहिए। दैट इज़ द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा धन योग बन रहा है। सबसे पहला तो ये कि एकादश का स्वामी यहाँ पे चला गया दूसरे भाव में, विच मीन्स दैट कि इनका जो गेन होगा वही इनके लिए वेल्थ जनरेशन कर देगा। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ फीडबैक लूप कि यहाँ पे इनका वेल्थ गेन्स हुआ और उसी का से इनका वेल्थ जनरेट भी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो 12th लॉर्ड है और सेकंड लॉर्ड है वो भी साथ में यहाँ पे 10th हाउस में है, विच सजेस्ट कि यहाँ पे जो मेजर इनका जो काम होगा दैट विल बी इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग में के थ्रू जो इनका लाभ बनता है उसी में इनका लाइफ चलता रहेगा। सेकंड गुड थिंग अबाउट दिस चार्ट इज़ दैट कि अगर आपका जो लग्नेश बनता है, लग्नेश अगर एकादश भाव में चला जाता है तो थ्रू आउट द लाइफ आपको गेन मिलता रहेगा, थ्रू आउट द लाइफ आप हमेशा ग्रो करते रहोगे, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ दिस चार्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि लाइफ में ये कभी डाउनफॉल देखने वाले नहीं है और ये हमेशा इनका प्रोग्रेस चलता रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे फिजिकल एट्रीब्यूट से जो लगा कि आदमी जब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और थोड़ा उस टॉक्सिसिटी ज़्यादा होता है, टॉक्सिसिटी इन द सेंस, टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में कब ज़्यादा होगा, जब आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो, लोगों के ऊपर डोमिनेट ज़्यादा कर रहे हो और लोगों से दब कम रहे हो। मतलब कि आप दूसरे को सिर्फ डोमिनेट किए जा रहे हो और दूसरा आपको कुछ किसी भी तरह से डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो ये कब होता है? तो एक तो ये कि सूर्य आपका बहुत यहाँ ज़्यादा बलवान होना चाहिए, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट। सन एंड वीनस जो यहाँ पे जो काम करवाता है वो काफ़ी ज़्यादा शौकीन काम करवाता है। सेकंड थिंग, आपका जो टॉक्सिसिटी का मैंने जो वीडियो बनाया था कि आपके जो सप्तम भाव में पाप का त्रियोग बनना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि आप कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे जाते हो तो कोई भी आपको compete नहीं कर पाता है, सब आपसे दबे हुए रहते हैं और आपका कंपेटिटर कोई बन नहीं पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक योग होता है कि आप थोड़ा और जो अधिकतर लोग जो मैंने टॉक्सिक देखा तो वो ऐसा कभी नहीं देखा जो जो बहुत ही ज़्यादा पतले-दुबले हो या फिर जिनका होता है ना कि बॉडी में मांस ही नहीं हो। अधिकतर जो मैंने टॉक्सिक लोग देखा तो वो या तो बहुत ज़्यादा मोटे रहते होंगे या फिर एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन के बाद जहाँ पे बॉडी में वेयर एंड टियर होता ही नहीं है, वो जितना टॉक्सिसिटी है बाकी लोगों के ऊपर डाल देते हैं। और ये जो टॉक्सिसिटी है इनको बैकफायर करता है विद टाइम, आगे जाकर के समय में जब जो जिसके कारण इनको अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आगे चल कर के। तो ये एक ट्रेड ऑफ होता है। अब किसी केस में तो आपको बहुत ही अच्छा कर दिया, लेकिन किसी केस में क्योंकि आप थोड़े टॉक्सिक भी थे तो आपके हेल्थ को ये हैम्पर कर देता है। तो एनीवेज़ ये तो एक ट्रेड ऑफ है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड कि इनके कुंडली में धन योग कैसा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखें तो एक मेजर धन योग जो यहाँ पे एक और बनता है वो ये है कि शनि का। शनि यहाँ पे पंचम का स्वामी है और यहाँ पे शुक्र जो है वो द्वितीय का स्वामी है, द्वितीय और नवम भाव का स्वामी। तो एक और यहाँ पे धन योग, एक मेजर धन योग बन जाता है। एक और चीज़ होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपका जो चतुर्थ भाव होता है वो आपके मन का होता है। तो मतलब कि मन में वो जो पेशेंस है वो आपको कंटिन्यूड रखना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सको, लॉन्ग टर्म किसी स्टॉक को होल्ड कर सको। और ये सैटर्न यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठ करके इंसान को पेशेंस बहुत ज़्यादा देता है। एक और चीज़ होता है कि शनि जब आपका यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो आपका जो कद होता है वो इतना ज़्यादा होता है, इतना बड़ा होता है आपकी लाइफ में कि आपके जितने सारे शत्रु होते हैं या फिर जितने कंपिटिटर्स होते हैं वो दब जाते हैं। तो एक तो ये कि सैटर्न यहाँ पे 4th हाउस में बैठ करके आपका जो स्टेटस होता है, आपका जो नाम होता है, जो पब्लिक फेम होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। जिसके कारण जो आपके कंपिटिटर्स हैं वो अपने आप शांत हो जाते हैं और आपका लाइफ में जो कद होता है वो बढ़ जाता है। तीसरी दृष्टि यहाँ कंपिटिटर्स खत्म और दशम दृष्टि यहाँ, तो इस कारण से आपका खुद का जो कद है वो बढ़ गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे आप देखिए कि एक तो धन योग बना, सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ जो इसका कम, और यहाँ पे 12th का भी स्वामी यहाँ पे साथ में, और इसका एक म्यूचुअल एस्पेक्ट बन गया। और इस योग को बृहस्पति बल दे रहा है और बृहस्पति कभी भी किसी योग को बल देता है तो वो 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। तो जो कि इस चार्ट में भी हो रहा है।
सो विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। एक तरह से देखिए कि ये जो चार्ट है पूरी तरह से ऐसे ही वेल बैलेंस्ड है, इसी तरह से बना हुआ है कि आपको यहाँ पे सिर्फ आगे पैसा ही पैसा देगा। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए जो कि एक क्लासिकल धन योग या फिर लक्ष्मी योग माना जाता है, जो कि है कि चंद्रमा और मंगल का यहाँ पे दृष्टि संबंध। यहाँ पे एक और चीज़ है कि चंद्रमा अगर कुछ टाइम बाद अगर राशि से आगे चले जाए तो फिर यहाँ पे वृश्चिक में चला जाता है और ये जो धन योग बन रहा है वो नहीं बनेगा। तो इन अ वे ये काफ़ी एक अच्छा धन योग यहाँ पे बन जाता है। लक्ष्मी योग एक तरह से बन जाता है मंगल और चंद्रमा के कारण। ऑल इन ऑल यहाँ पे देखा जाए तो चार्ट इज़ वेरी गुड इस पर्सपेक्टिव में कि हाँ, इंसान मनी मेकिंग मशीन है। इसके पास इन्वेस्टिंग के थ्रू इतना पावर होगा कि ही विल बी अ पब्लिक फिगर शनि के कारण से, और पब्लिक फिगर होने के कारण इसके पास पैसा बहुत होगा, इसके पास नाम बहुत होगा। बट एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पे सप्तम में 2 पापी ग्रह बैठे हैं तो दिस पर्सन विल बी वेरी टॉक्सिक और अपने आस-पास ये किसी को टिकने नहीं देगा। और अगर मान लो कि ऐसा कुछ होता है कि सिचुएशन इसके विपरीत चला जाता है कहीं पे भी, तो वो क्या करेगा कि सिचुएशन अगर विपरीत जाता है तो भी ये अपने टॉक्सिसिटी के कारण या फिर अपने ज़िद या अड़ियल रवैये के कारण उसको अपने फ़ेवर में ही करेगा। कभी भी किसी के लिए झुकेगा नहीं। तो ये एक चीज़ हो जाता है। अब ये इंटरपर्सनल रिलेशन के हिसाब से और एक पर्सनल लाइफ़ के लिए एक बहुत ही टॉक्सिक एस्पेक्ट हो जाता है। भले ही आप अपने लाइफ़ में तो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हो, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हो, लेकिन क्योंकि अब किसी के साथ आपको एक इंटरपर्सनल रिलेशन भी चाहिए होगा, तो वो यहाँ पे फल नहीं पाता। अगर फलता भी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ। और एक और चीज़ अगर आप देखें, तो यहाँ पे जो सप्तम का स्वामी है वो छठे के साथ है, छठे के स्वामी के साथ है। सो व्हिच मीन्स दैट कि अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विल नॉट बी दैट गुड फॉर हिम, दैट विल मोर ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़, और ये मतलब कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग अ रिलेशनशिप ऐसा रहेगा इनके लिए। तो अगर बहुत लोग इनको जैसे आइडलाइज़ करते हैं कि हाँ, इनके जैसा नाम होना चाहिए, इनके जैसा पैसा होना चाहिए, लेकिन साथ-साथ ये भी भूल जाते हैं कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ। जो आप ऊपर से देख रहे हो कि किसी के पास इतना इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा नाम है, अंदर से अगर आप देखो तो कहीं न कहीं उनको भी अपने लाइफ़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और यहाँ पे वो जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ दैट वाज़ मोर ऑन दी पर्सनल फ्रंट और या फिर इंटरपर्सनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में। तो ये था एक तरह से चार्ट एनालिसिस। अब यहाँ पे अगर हम इनकी दशा एनालिसिस करें, तो यहाँ पे अगर आप देखें, इससे पहले जो इनका फ़ेज़ चल रहा था बुध का, हम लोगों ने देखा कि बुध का फ़ेज़ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। और इसके बाद केतु वाला फ़ेज़, केतु भी एक तरह से ठीक था। और यहाँ से मेन जो इनके लिए जो बेस्ट फ़ेज़ शुरू होता है, वो यहाँ पे वीनस का होता है। तो वीनस फ़ेज़ वाज़ बेस्ट, और यहाँ पे जाकर के अगर आप देखें, तो फाइनली सैटर्न वाले फ़ेज़ में जब इंसान का जो उसकी जो पीड़ा होती है, उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, वो उसको डिफ़ाइन करता है। और शनि वाले फ़ेज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस या योग बन जाते हैं कि अगर आप किसी लॉन्ग टर्म क्रोनिक इलनेस से गुज़र रहे हैं, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो डिटेरियोरेट कर जाएगा। तो शनि उस तरह से आपके कुंडली में काम करता है। तो ओवरऑल ये था इनके चार्ट का एनालिसिस विद ऑल द बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एस्पेक्ट, और साथ ही साथ क्यों मुझे लगा कि ये इनका सही टाइम होना चाहिए। और कुछ हम लोगों ने इनके पर्सनल लाइफ के जो एस्पेक्ट है उनको भी देखा, और ये भी देखा कि क्यों अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, बहुत कुछ अगर आपके लाइफ में हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है या सब कुछ सही है। एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है आपकी लाइफ का जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे इनके लिए वो हुआ कि जो टॉक्सिसिटी था वो दूसरों के साथ रिलेशन बिल्ड करने में, एंड विथ व्हिच आई थिंक ही वाज़ क्वाइट फाइन। जब तक मतलब कि इनका नाम बन रहा है, जब तक ये आगे चल रहे या फिर अकड़ के या फिर किसी पॉइंट पे अड़ करके भी अगर इनका स्टैंड रहता है, तो फिर यू मस्ट हैव कंटिन्यूड दैट। तो लेट मी नो हाउ you like the analysis in the comment section. See you in the next video. Thanks for watching. Bye.